प्यारे साथियों, आपके एक समस्या का समाधान लेकर आ गया हूँ। प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर फुल डिस्क्रिप्टिव आपको मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये सेशन आपने क्लिक किया तो पूरा देख के जाएं। चाहे देखिए पेपर कब का है, 2021 का, और फर्स्ट शिफ्ट का 24/8/2021 का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, सब पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देख के ही जाएँ। और भी चैनल पे ढेर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो उनको भी देखना ना भूलें प्यारे साथियों। देखिए, चलते हैं श्रृंखला को, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। भारत में शासन करने वाले शासकों का सही कालक्रमानुसार क्या है, कालक्रम क्या है? तो उस साल साथ आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहें। मैं पूरा ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, बी करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन से? सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अकबर, उसके बाद जो है शेर शाह सूरी, उसके बाद अकबर आया था। अब चलते हैं, इसको डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, क्या कब किसने शासन किया था। इल्तुतमिश जो है इलवरी वंश का था। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। कब इसने शासन किया? 1211 से 1236 ईस्वी में शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का? तो खिलजी वंश का था। 1296 से 1316 तक इसने शासन किया। शेर शाह सूरी सूर वंश का था। ये जो है बीच में घुस गया था सल्तनत काल के, 1540 से 1545 तक इसका शासन रहा। अकबर मुगल वंश का था, 1556 से 1505 रहा। ये सबको आपको एक बार आप डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री जरूर पढ़ें पूरा, तभी आप सब ये लगा पाएंगे, अन्यथा केवल क्वेश्चन आंसर से काम नहीं चलने वाला है। आप क्या हो जाएगा? पहला है, निम्न में से कौन सा संत किसके शिवाजी के समकालीन थे? कौन शिवाजी के? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? तुकाराम जी क्या थे? शिवाजी के समकालीन थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जैसे देखिए, आप सबके शंकराचार्य संपूर्ण भारत पर किस मत के प्रति, तो आप बताओगे अद्वैत मत के। जबकि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? तो आप बताओगे बंगाल के थे। ये वैष्णव मत के समर्थक थे। वहीं तुकाराम जी कहाँ के थे? तो महाराष्ट्र के थे, और ये वारकरी मत के समर्पित थे। नामदेव महाराष्ट्र के, और ये निर्गुण मत। ये देखिए इनका मत तो देखिए, शंकराचार्य जी वाला तो बहुत बार पूछा गया है, और चैतन्य वाला वैष्णव, इन दो का तो अनलिमिटेड टाइम दोनों पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे साथियों, पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला ऑप्शन है क्लाइव, या वारेन हेस्टिंग, या लिटन, या लॉर्ड रिपन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अभी सबके बारे में बात करेंगे, परेशान ना हो। चलते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आप बताओगे वारेन हेस्टिंग था। वहीं वारेन हेस्टिंग के बारे में जो प्रमुख कार्य थे उसके बारे में बात करते हैं। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना कब 1774 से 85 के बीच किया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लेकिन यदि कहा जाए प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? प्रथम जनगणना जो है नियमित जनगणना कहे रिपन ने करवाया था, लेकिन प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1872 ईस्वी में। अब चलते हैं, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के बंगाल का गवर्नर जनरल का पद 1833 में भारत का शासन अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चरक संबंधित थे किससे? तो चा से चरक, चा से चिकित्सा से संबंधित थे। आपको इजीली याद करते हो, चा से चरक और चा से चिकित्सा। चलते हैं, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क या कुषाण वंश, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का, तो उसके दरबार में थे। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन थी? चरक संहिता, जिनमें रोगनाशक तथा रोग निरोधक औषधियों के बारे में उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा। तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, नहीं वाले शब्द को जरूर आपको इंडिकेट करते रहना है, अन्यथा आप गलत कर देंगे। देखिए, 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, ये भी करेक्ट है। शक संवत क्या है? तो शक संवत कब हुआ था? तो आप बताओगे शक संवत 7800 में करेक्ट है। जबकि विक्रम संवत 58 BC में आया था,
और देखिए मुस्लिम युग का शुरुआत क्या हुआ था, तो मुस्लिम युग का शुरुआत 662 में, जबकि यहाँ नेक्स्ट कहा गया है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु 1709 में ना होकर 1707 में हुई थी। तो इसका उत्तर कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। चलते इसमें देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। वह मुगल का अंतिम प्रतापी शासक था। उसकी मकबरा कहाँ पर, तो आप बताओगे औरंगजेब का औरंगाबाद में। देखिए दोनों औरंगा आपको यहाँ मिल रहा है, तो याद करने। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा बनवाया था, जो लाल किले के भीतर जो है मोती मस्जिद बनवाई, और लाल किले में बहुत मोती मस्जिद भी बनवाया था। अब देखिए बात हुई 78 ईस्वी में शक संवत जो है प्रारंभ किसने, कुषाण शासकों ने किया था 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी में किया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। और इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, या ताजमहल का फूहड़ नकल भी इसी को कहा जाता है। कहाँ पर, औरंगाबाद में है। चलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी को, और ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं इनके बारे में और जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 ईस्वी में रहनुमाई मायजादायान सभा, रक्त गोप्तार पत्र, और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में लंदन की स्थापना एवं 1866, 93, 1806 में 3 बार इन्होंने ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इन्होंने पुस्तक क्या पॉवर्टी इन अर्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी लिखा था। और इन्होंने पहली बार पर कैपिटा इनकम कितना बताया था, आप बताओगे 20 रुपये बताया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सन 1915 से 16 के किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट तथा लोकमान तिलक जी के द्वारा किया गया था। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। चलते हैं। कहा गया कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, जबकि तिलक ने सितंबर 1916, जबकि एनी बेसेंट को होम रूल लीग की स्थापना की 1916 सितंबर में इन्होंने किया था, और तिलक ने अप्रैल में किया, और एनी बेसेंट ने जो है सितंबर में किया था। तिलक ने मराठा और केसरी तथा एनी बेसेंट ने कामल बील एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाली। देखिए तिलक ने कौन सी, तो मराठा और केसरी, जबकि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। अब बात होती है एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो 1917 में बनी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं। ये बहुत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो सकता है प्यारे साथियों। बस जो चीज़ें आपको आ नहीं रही हैं उसको स्क्रीनशॉट जरूर देखिए। अब इसको मैच द फॉलोइंग आ गया है, इसको जरूर आप मिलाएं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो आप बताओगे राजा राम मोहन राय ने किया था। तो 1 का 3 हो जाएगा। चलते हैं। फिर उसके बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो विवेकानंद जी ने किया था। जबकि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्य रुशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। तो इसमें जो भी हो आप करेक्ट लगा सकते हैं। जैसे पहला तीसरा और दूसरे पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का पांचवा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लें। ये देखिए सबका डेट ये ईयर तक पूछा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था। ब्रह्म 8 आपकी दोनों में बहुत कंफ्यूजन। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, जबकि अच्छा ब्रह्म में सोता भगवान को पहले रखोगे तो 1878 पहले आता है, ऐसे कुछ करके आप 1828 जो है ब्रह्म समाज की स्थापना। जबकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब किया था, तो 1875 में किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, इसका डेट भी आपको सबका याद कर लेना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने कब किया था, 1873। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको बार बार रिवाइज करें। अब इसके ब्रह्म देखिए दोनों बहुत कन्फ्यूजन है, तो आपको इसको देखिए ब्रह्म यानी भगवान को पहले रखो तो 1828 पहले आता है, फिर 1875 आता है।
चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। देखिए कि 1942 में दिया था। करो आंदोलन कब की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए तो 9 अगस्त आपको बताना, 8 अगस्त को पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलते देखिए भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। भारत छोड़ो का नारा लिखा किसने था? तो यूसुफ मेहर अली, लेकिन प्रसिद्ध जो है गांधी जी ने ही बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उस समय इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया और राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको स्वीकार भी कर लिया। इनकी उनके बाद कौन बने? लेकिन जब चुनाव हुआ था तो बोस तथा पट्टाभी सीतारमैया के बीच चुनाव हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और उस समय इन्होंने क्यों संकट, एक त्रिपुरी संकट था, इसकी एक कहानी है, लेकिन अब यहाँ पर नहीं बात हो पाएगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बाकी हैं। सलाल विद्युत परियोजना कहाँ से संबंधित है? आप बताओगे। सलाल जो है चिनाब, सलाब हुआ, तुलबुल हुआ, दुल्हस्ती हुआ, बगलिहार हुआ, ये सब चिनाब नदी की परियोजनाएं हैं। चलते हैं अब जितनी परियोजनाएं कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ब्यास किस पे? तो ब्यास पे है। रंजीत सागर राज से रंजीत राज से रावी हो जाएगा। सलाल जो है चिनाब नदी पे है। तिलबुल जो है सॉरी तुलबुल मैंने गलत बता दिया। तुलबुल क्या है? तो आप बताओ कि झेलम पे है। दुल्हस्ती कहाँ पर था? बताओ चिनाब में है। और बगलिहार कहाँ? ये भी चिनाब में है। तो यही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें। बसंत विषु कब होता है? मतलब बसंत में दिन रात कब बराबर होते? तो आप बताओ 21 मार्च को दिन रात जो है बराबर हो। चलते हैं भारत में बसंत विषु 21 मार्च को होता है। इस समय भूमध्य रेखा पर क्या होता है? लंबोत चमकता है। इस समय गोलार्ध पर बसंत ऋतु होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना आप जानते हैं तांबे के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। खेतड़ी जो है परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए यह स्थान राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा आप जानते हैं कहाँ पर? तो असम में प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही होगा। काजीरंगा आप बताएंगे असम में एक सिंह की गाड़ी। लेकिन कान्हा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पेरियार कहाँ? तो केरल में। सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ, हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ कौन सी हैं? तो पहला क्या हो जाएगा? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, बी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 गंगा हो जाएगी और जो है तो देखिए ब्रह्मपुत्र भी गंगा हिमालय को ही पार करके आती, तो इसका उत्तर हो जाएगा। चलते देख लें। गंगा ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र का पार्ट है, जबकि कावेरी गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ, हिमनद से हुआ है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के चोमा इंगडोंग ग्लेशियर से हुआ। देखिए ये चोमा इंगडोंग ग्लेशियर तो कई बार पूछा, इसको याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? चेमा लिखा, चेमा इंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। गोदावरी नदी का उत्तर जो है पश्चिम के त्रंबक पहाड़ी पर स्थित। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर है। सब एक एक करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें यदि आपको याद ना हो तो। बैंक रेट का मतलब क्या है? तो पहला ऑप्शन है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली, बैंकिंग द्वारा। तो आपको बताएं केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज क्या है? तो आप बताओगे बैंक रेट कहलाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखिए आप पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी जो मैंने। नेक्स्ट आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा देता है, साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दूं साख सृजन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साख सृजन नगद कोषानुपात यानी बैंक के पास जो है एक फिक्स राशि अपने पास रखती है, यदि जो है
इसे आरबीआई कहते स्वतंत्र कर दे कि आप घटा दें तो उनके पास क्या है, ब्याज देने के लिए ज़्यादा पैसे हो जाएंगी और ढेर सारा ब्याज इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। चलते इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आरबीआई नकद कोषागार सीआरआर को घटा देती है तो कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहा जाता है, तो साख सृजन में वृद्धि होती है। वाणिज्यिक बैंकों के पास अपनी जमा का एक निश्चित अंश का आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती रहती है। यदि केंद्रीय बैंक सीआरआर को वृद्धि कर दे तो वाणिज्यिक बैंक के पास जो नकदी कम रहती है और साख सृजन में कमी आ जाती है। मतलब साख सृजन क्या है, ब्याज वगैरह देने के लिए जो पैसे होते हैं वो कमी आ जाती है। सीआरआर की कमी की जाती है तो साख सृजन जब बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में संसाधन निजी अधिकार और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना हो, तो आपको बता दूं पूंजीवादी का ही मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल लाभ अर्जित करना होता है, जबकि समाजवादी अर्थ होता है कि समाज को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाता है। चलते हैं। 100 रुपये का नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर का होता है। फेमा का पूर्ण रूप का है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका उत्तर बताएंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है, फेमा का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं फेमा के बारे में। फेमा क्या है, फेरा एक्ट जो 1973 में आया था, वर्ष 2002 में यही जो है एक्ट फेमा हो गया था बदलकर। यह अधिनियम पूरे देश में भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय, कारपोरेट और सभी शाखाओं के एजेंसियों पर लागू जो नियंत्रक मालिक के भारतीय निवासी हैं उन पे लगता है। यदि कोई गड़बड़ करते हैं तो उन पे फेमा या फेरा लगता है। चलते हैं। जन स्वास्थ्य स्वच्छता किसमें शामिल होता है, जन स्वास्थ्य स्वच्छता आपको बता दूं ये राज्य सूची का विषय है। चलते हैं देख लेते हैं। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता ये किसका, तो आप बताओगे राज्य सूची का विषय। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, कौन कौन से, देखिए राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान के लागू होते समय संघ सूची में 97, लेकिन अब कितने हैं संघ सूची में, संघ सूची 7 से, संघ सूची 7 से 100, संघ सूची और 100। अब देखिए राज्य सूची में 66 थे पहले, अब कितने, मात्र 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने, 61 विषय, जबकि समवर्ती सूची में कितने, पहले 47 थे और वर्तमान में कितने, 52 हैं। इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखते रहें, अन्यथा आप गलत करके आएंगे 61 और 66 में और 47 और 52 में। देखिए केवल किसमें बढ़ोतरी हुई, तो आप बताओगे संघ सूची, केवल समवर्ती सूची में वृद्धि हुई है, सॉरी संघ सूची में केवल वृद्धि हुई है, 100 हुए हैं, जबकि राज्य सूची में जो है कमी हुई है और समवर्ती सूची में भी कमी हुई है। पहले जो है सॉरी समवर्ती सूची में वृद्धि हुई है, पहले 47 थे और कमी किसमें, केवल राज्य सूची में ही कमी हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी जाती है, तो आप पंचायती राज व्यवस्था भारत के नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 140 के तहत जो है पंचायतों का गठन किया गया है। देखिए देख भी लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 में की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक का कहा गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 अनुच्छेदों के बीच संकलित हैं। और मूल कर्तव्य जो है कितने, 51 के काम में कुल मूल कर्तव्य कितने हैं, तो आप बताओगे 11 मूल कर्तव्य। पहले जब बना था तो आप बताओ 10 ही थे, बाद में 1 शामिल कर लिया गया था। शिक्षा का मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किससे, तो 21 में शिक्षा का मौलिक अधिकार के बारे में उल्लेख है। देखिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 से है। यह प्रावधान 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19 के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भी 29 में संस्कृति और शिक्षा, 19 में वाक एवं स्वतंत्रता, और ये कब शामिल किया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि
BN राव को संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों किस के हित में निहित किया गया है? तो हित आपको बता दूं, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बात की गई है। अब चलते हैं सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं जो इतने दिए हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध यानी नौकरी पर प्रतिबंध रखा गया है। 29 में भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी को अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण की बात किसमें? अनुच्छेद 29 में की गई है। चलते हैं। ठोस चालक धारा होता है। ठोस चालक में धारा कैसा होता है? धारा होता है तो कौन सा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत चलती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। वह इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो इसका उत्तर आपको बताएं क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात द्वारा चली गई दूरी की। दूसरा है एक वर्ष में निर्वात द्वारा प्रकाश द्वारा चली गई दूरी निर्वात में। तो इसका उत्तर ही हो जाएगा एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर नाम किसका है? तो आप बताओगे ब्लीचिंग पाउडर किसे? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जब जो है बुझे हुए चूने में क्लोरीन मिला देते हैं तो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका? तो बताओगे ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। कैल्शियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? जिप्सम बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl नहीं, यहाँ बेकिंग सोडा नहीं, यहाँ पर खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, यहाँ गलत लिखा हुआ है। जबकि सोडियम कार्बोनेट क्या है? ये उल्टा सब कर दिए हैं। देखिए सोडियम ये खाने वाला नमक ये है साधारण नमक, और सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर जोड़ दे तो खाने वाला, यहाँ पर सब उल्टा पुल्टा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? तो आप बताओगे खाने वाला सोडा हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड तो है ही है साधारण नमक। तो यहाँ बीच में बाई लगा दे तो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा हो जाएगा। अब देखिए सवाल आप जो है इसमें पूरा लगा हुआ है, तो सवाल को आप रोक के खुद लगाएं, क्योंकि सवाल आपको लगाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको लगने वाला है। और वैसे नहीं, ये तो सोने का प्रतिशत दिया, और सोने का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे साथियों? तो सोने का शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है बताओ? 14 और जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखते हैं, इंटू 100 रख देते हैं। चलते हैं। संतरे का बहुतायत होता है, क्या होता है? संतरे में विटामिन C की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और वैसे विटामिन C किस में सबसे अधिक पाता है? तो आंवला में आप बताएंगे सबसे अधिक विटामिन C पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। अब मैथ से क्वेश्चन आ रहे, देखिए इसमें पहले से ही सॉल्व है, हम इसको खुद बैठ के आपको सॉल्व करना है। चलते हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा पहले, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। देखिए इसको आप देख लीजिए, इसको लगाइए बैठ के, उसको लगाने के बाद फिर जो है इसका तभी सलूशन देखिएगा। इसको एक प्रैक्टिस का विषय, फिर आप देखते रहिए। देखिए मैं इसको रोक दूँ तो पहले लगा लीजिए, लगाने के बाद फिर आंसर की देखिए मैं आपको दे दे रहा हूँ। ये मैथ आपको जो है, ये देखिए मैथ का सवाल आप खुद लगाएंगे बैठ के, तभी मैथ इज सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। कोई कितना भी आपको बता दे, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी भला नहीं होने वाला है। अब देखिए आ गया हिंदी। एकल का विलोम क्या होता है? एकल का विलोम आप बताओगे बहुल होता है। एकल का बहुल होता है, पर्याप्त का अपर्याप्त होता है, अकेला का दुकेला होता है, उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। चलते हैं। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? दर्प का पर्यायवाची आप बताएंगे होता है अहंकार होता है। देखिए दर्प का अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान और गर्व होता है। व्यथा का दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, अफसोस, संताप, ये सब क्या है तो बताओगे। अभिमान का है तो आत्मगौरव, आत्मसम्मान होता है। हार मानने वाले के लिए कौन सा शब्द है? हार मानने वाले के लिए को जो है मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है? तो मनोहर कहा जाता है।
चलते हैं, देखते हैं। मर्म तक पहुंचकर उस अनिष्ट प्रभाव को डालने वाला मर्मांतक होता है। जो मद में उन्मत्त हो उसे मदमस्त कहा जाता है। चलते हैं। गागर में सागर भरना किसका उदाहरण, तो आप बताओगे थोड़े में बहुत कुछ कहना गागर में सागर भरने का उदाहरण है। अल्पभाषी कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना मतलब बहुत प्रसन्न होना, लोहा मानना मतलब हार मान लेना, लोहा मानने का मतलब होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। महत्वाकांक्षा क्या है, शुद्ध है। अब यहाँ पैसेज है, पैसेज आपको पढ़ लें। पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ, इसको पैसेज पूरा पढ़ें, उसके बाद पैसेज का आंसर दें। चलते हैं, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन क्या होता है, तो आप बताएंगे सी ए पर्सन। बहुत जल्द ही जो है पैसेज सॉल्व करने का आपको बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला है कि इजीली आप कम समय में जो है पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, एंशियन पैसेज। चलते हैं। वन साइडेड पर्सनली मीन क्या होता है, तो आप पैराग्राफ के पढ़े होंगे, तो ये देखिए, पीटी नेहरू एंजॉय, तो इसका उत्तर डूइंग ऑल दीज इन मच मोर। आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपके लिए सही कर लेंगे। स्टेट एंड रिफ्लेक्ट ऑफ पंडित नेहरू, तो इसका भी आप पढ़ा होगा तो आप आंसर कर ले जाएंगे। अब तक गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फेमस का जो है सिनोनिम्स होता है, तो आप बताओगे पॉपुलर होता है फेमस का सिनोनिम्स। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आउटफुल का होता है वेरी बैड अनप्लीजेंट, आउटफुल का वेरी बैड और अनप्लीजेंट होता है। चलते हैं। स्टीडी का डेवलपिंग, ग्रोइंग एंड और हैपनिंग जो है किसका होता है, तो स्टीडी का होता है। इन एट रेगुलर। गिव द एंटोनिम्स ऑफ फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंट का होता है उपयोगी, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार, उपयोगी मतलब धुंधला जो दिखता हो। ट्रांसपेरेंट का होता है, देखिए अपोजिट, ओपेक्यू कैन नॉट बी सीन क्लियरली थ्रू। लिम्पिड का अर्थ क्या होता है, लिम्पिड का अर्थ होता है यूज अबाउट द लिक्विड, यानी क्लियर दिखने के बारे में बात हो गई है। चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से सभी शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी का होता है, तो आप बताओगे निर्विज्ञानी किसका होता है, तो आप बताओगे मानव का होता है निर्विज्ञानी। चलते हैं। अध्ययन, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो आप बताइए दूध, मक्खन और पनीर, ये सब जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब दूध से ही बनते हैं, जबकि तेल जो है सबसे भिन्न है, क्योंकि अन्य दूध से प्राप्त होता है, अन्य चीज़ों से प्राप्त होता है। चलते हैं। अब यहाँ पर आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, देखिए इसमें सॉल्व कराया गया है। वैसे पहले आप खुद इसमें बुद्धि लगाइए, रोक के वीडियो, और उसके बाद आपके सामने तो आंसर है ही है। देखिए क्या आंसर है इसका, लेकिन पहले खुद आपको इसमें माइंड को खपाना है। देखिए ये पहले खुद करना है, उसके बाद जो है आंसर देखना, देखिए फिर आपको आंसर करना है। चलते हैं। यहाँ पर पहले रोक के वीडियो खुद करें और उसके बाद आंसर करें। यहाँ पर इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर पहले से सॉल्व है, तो कोई बताने की जरूरत। लाइट हाउस की परियोजना, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो पटना में लाइट हाउस प्रोग्राम का नहीं किया गया है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी दूर संचार कंपनी जो है विश्व की 5वीं जो है सबसे बड़ी ब्रांड है, तो आप बताओगे रिलायंस जियो जो है 5वीं ब्रांड सबसे बड़ी ब्रांड है। ये करंट अफेयर दृष्टि, करंट अफेयर में जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से, अब वाले करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो कैसे आया था ये देख सकते हैं, लेकिन ये वाले करंट अफेयर अब आपके कोई काम के नहीं हैं उस समय वाले। देखिए ये भी करंट अफेयर ही है। जहाँ वह कौन सा राज्य एंड टू एंड ई कैबिनेट पर लागू किया था, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश है। चलते हैं, इसमें देखिए कि किस तरह करंट अफेयर आए, उसी तरह से आपको पढ़ना है। देखिए अभी करंट अफेयर ही चला, 10 क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको कितने राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल से आप क्या बताओगे, 5 जो है भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम क्या है, तो आप बताओगे नेपाल से सीमा साझा करता है। चलते हैं। पाकिस्तान से कितने, तो आप पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है
चीन से केवल एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश चीन से, लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है चीन, या चीन चलते हैं। ठीक, निम्न में से कोस्टा रिका किसकी राजधानी, कोस्टा रिका किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे सान जोस की राजधानी क्या है, कैस्ट्रो क्या है। देखिए विश्व के देशों की राजधानियाँ पूछी गई तो आपको जितनी इंपॉर्टेंट है सबकी राजधानी याद कर लें। चीन का क्या है, बीजिंग है। कोस्टा रिका जानसून की है, भारत की नई दिल्ली है। बांग्लादेश का क्या है, ढाका है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। चलते हैं नेक्स्ट देख देते हैं कैसे थे। लक्षद्वीप की राजधानी तो आप बताओ कब आती है? लोकसभा, भारत में संविधान के अनुसार लोकसभा का सदन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो 552, अब 2 हटा दिए गए हैं समाप्त होने के बाद जो है। वैसे 552 थे, लेकिन अब 2 देखिए कहा गया 2020 में आंग्ल भारतीय 2 सदस्य के आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय वृद्धि न करने की गजट में समाप्त कर दिया है। तो वैसे 585 होगा, तो इसका ऑप्शन बी न कह के अब जो है सी कहें तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप बात करें 14 सितंबर को, लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलते देख लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं। सार्क सदस्य नहीं है, सार्क सदस्य कौन सा नहीं है? तो आप बताओ कि म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। और सभी जो है सार्क सदस्य देशों के नाम हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होता है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। 7 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन थे? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। अफगानिस्तान सन 2005 में जो है इसका सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्य उद्देश्य संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता तथा हस्तक्षेप के पारस्परिक सिद्धांतों का जो है सम्मान करना था इसका उद्देश्य। लेकिन पाकिस्तान इसमें आके सब बेकार कर दिया। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता एलोरा कहाँ? तो औरंगाबाद। अजंता, और ये किसने? तो गुप्तों ने बनवाया था। देखिए अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा औरंगाबाद जिले के करवाया गया था, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा कराया गया था। जहां पर अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वहीं एलोरा हिंदू बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। दोनों स्थल 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम, तो आप बताओगे ओणम कहाँ का है? तो ओणम उत्तर हो जाएगा। ओणम जो हो जाएगा केरल का हो जाएगा। बिहू कहाँ पर? तो असम। अभी देखिए सबको देख लेते हैं। ओणम केरल का है, जबकि बिहू क्या है? और पोंगल कहोगे तो तमिलनाडु का हो जाएगा। देखिए, और महामस्तकाभिषेक किसका? तो कर्नाटक का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन सा? प्रथम एशियाई आप क्या बताओगे? रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? पहले व्यक्ति थे। कब इनको मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। जबकि टैगोर का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने महात्मा गांधी के सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा। बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान क्या है? तो बताओगे आमार सोनार बांग्ला है। अब देखिए आ गया है पैसेज, आ गया है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना, तो अनसीन पैसेज आपको मिलने वाले हैं। पूरा अनसीन पैसेज आप देख लीजिए रोक के वीडियो, और रोकने के बाद फिर आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद सभी के उत्तर देने। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सभी को, और सबका उत्तर आपको देना, छोड़ के नहीं जाना कि आप बिना रोक के पढ़ें।
देखिए अब सेकंड पैसेज आ गया है। सेकंड पैसेज को 2 पैसेज आने हैं, दोनों पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद आपको आंसर ज़रूर देना है। देखिए फिर आपको आंसर देना है। देखिए सभी आंसर को मैं दिखा दे रहा हूँ, सबका आंसर आप देंगे और उसके बाद फिर से आप पैसेज आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अब आ गया है यहाँ गद्यांश के उत्तर 80 के बाद आप देखिए क्या आ गया है, तो आप बताएंगे। ये ग्राफ आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और ग्राफ देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन करना है। देखिए ये क्वेश्चन ग्राफ देख लिया और ग्राफ में आपको इन सभी क्वेश्चनों को रोक के वीडियो और उसके बाद ही आपको सलूशन कर देखना है। देखिए फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन भी ग्राफ से, छात्रों को ग्राफ से ही है। अब ये देखिए और मैं फिर जो है क्वेश्चन देखने के बाद आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक में लगवा, ये मैथ इज ए सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस का विषय है। यदि आपने पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। फिर देखिए आ गया है भूगोल में, तो ये देखिए क्वेश्चन देखिए और फिर से मैं आपको क्या दिखा दे रहा हूँ, ग्राफ दिखा दे रहा हूँ। ग्राफ आप देखिए फिर लगाइए एक एक करके, एक ग्राफ बहुत आसान इसमें आए थे जो 2021 का था। अब देखिए 84 का भी देखिए और 84 का फिर आप ग्राफ देखिए और लगाइए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। और हम तो करें क्वेश्चन लिख लिया कीजिए फिर ग्राफ लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 10 ग्राफ के क्वेश्चन लगा देते तो आपको जो है हर चीज़ आसान हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए और उसके बाद फिर से मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ, फिर आप लगाइए। फिर उसके बाद चलते हैं, फिर आता है सेकंड जो होता है ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखिए। फर्स्ट तो यही दिख रहा है और उसके बाद आप इसका सेकंड आंसर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। फिर मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ आपको बड़े इत्मीनान वीडियो रोक के देखना है। फिर आपका आता है 87 नंबर, फिर से ग्राफ आपके पास, ग्राफ के पास लगता है। आपको खुद बुद्धि लगा के ही करनी है। आपको ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हो, कहीं पर भी विचलित नहीं होना है और वीडियो छोड़ के तो जाना ही नहीं है। ये आपको समझ लीजिए कि आपने बुक रख के सॉल्व कर रहे हैं, PDF से सॉल्व करें, ये समझ के आप कीजिए। 89 नंबर आपको देखना है, 89 नंबर कहाँ। फिर आप आइए ग्राफ में देखिए 86 से 90 तक का है और फिर उसके बाद में 90 नंबर पे चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन ये है और इसमें ग्राफ तो आपके सामने ही दिख रहा है। तो चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका आ गया है तालिका, डबल तालिका और डबल ग्राफ आएंगे। तो यही तो खेल करने में, तो इसी को आपको बहुत ध्यानपूर्वक सॉल्व करना। देखिए ग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन में तो ग्राफ दिख ही रहा है और उसके बाद में 92 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 92 क्वेश्चन के बाद आप जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए रोक के, उसके बाद ग्राफ देखिए पूरा। और ग्राफ को जो क्वेश्चन आप लिख लिया कीजिए, लिखने के बाद आप लगाइए, आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी। और उसके बाद चलिए 93 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और फिर आपको ग्राफ इसमें तो दिख ही रहा है तो आपको दिखाने। अब इसको मैं जूम इन कर दे रहा हूँ, आप इजीली पूरा ग्राफ देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिए और फिर से मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ चीज़ों को। ये देखिए ग्राफ दिखा दिया, फिर उसके बाद 94 क्वेश्चन आपका सलूशन भी दिख रहा है इसमें। लेकिन सलूशन पे डिपेंड न रहे, आप खुद माइंड लगा के लगाएं ग्राफ में देख देख के। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन और फिर उसके ग्राफ चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का यहाँ पर सलूशन दिया हुआ है। ठीक। तो आप सभी का क्वेश्चन का आंसर जो है देख आराम से लगाते रहें। मैं सभी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ जो मैथ के, जो वैसे भी मैथ के ग्राफ और तालिका के अलावा। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।